बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा तीसरा ये इस सीरीज़ का लेक्चर है ना, जिसके अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर का तारुफ पढ़ रहे थे या उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में हमारा जो पहला पोर्शन है ना, कि जो बुनियादी डेटा स्ट्रक्चर हैं, लीनियर नॉन लीनियर, जो कॉमन हैं, जो हर यूनिवर्सिटी में हर कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। एरेज क्या है, लिस्ट क्या है, क्यू क्या है, स्टैक क्या है, क्यू की आगे क्या एग्जाम है, स्टैक किस तरह से काम करता है, ये बुनियादी सा जो तारुफ होता है ना तमाम डेटा स्ट्रक्चर्स का, वो हम आज फिनिश कर लेंगे। ठीक है, यानी आपका जो पहला, दूसरा और तीसरा है, इसको सुनने के बाद आप डाटा स्ट्रक्चर की फ़िलॉसफी को समझ जाएंगे। उसके बाद जो कॉमन डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कि अरेज से स्टार्ट होते हैं, अरेज है, फिर उसके बाद अरेज चूँकि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है तो फिर उसके बाद लीनियर आ जाता है, जिसे हम डायनामिक आ जाता है, जिसे नॉन लीनियर भी कहा जाता है, लिस्ट आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि स्टैक किस तरह काम करता है और उसकी कॉमन एप्लीकेशंस क्या है, फिर क्यू कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है और उसके बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं। इनका तारुफ जो है ना वो आज के वीडियो में हम ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद फिर आप बाकायदा तौर पे हम 1 बाय 1 डेटा स्ट्रक्चर्स को लेके चलेंगे और उनकी हम आगे तफसील भी पढ़ेंगे, उनके ऑपरेशंस को भी हम देखेंगे जी। ठीक है जी, तो ये पिछले दोनों लेक्चर्स के साथ ही मुंसलिक आज का तीसरा ये वीडियो है। चूँकि वीडियो बनाते हुए ये पोर्शंस में है तो इसको आज हम फिनिश कर लेंगे, फिर हम बाकायदा से आगे स्टार्ट करेंगे जी। थैंक यू जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, तो हमने बात की थी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्कुलर लिंक लिस्ट तक। आज हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है वो स्टैक्स के नाम से होगा जी। ठीक है, ये सिंपल एक डेफिनेशन है कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप हमारे पास क्या होती है। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप ये जितने भी हमारे पास इंटीजर हैं और इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहते हैं। इस डाटा टाइप की मदद से आप अपने जो भी आपके पास वैल्यूज या वेरिएबल्स होते हैं उसकी टाइप को जो है वो आप स्पेसिफाई करते हैं। ये सिंपल एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की डेफिनेशन है। ठीक है, स्टैक हमारे पास है जी नया डेटा स्ट्रक्चर जो कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है और अरेंज किया जाता है एक लीनियर ऑर्डर में। सबसे पहली बात यही है कि ये एक ये एक जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने कल आपको बात की थी कि हम बात करेंगे कि जिसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने ये देखा था लास्ट इन और फर्स्ट आउट की रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है स्टैक की। ठीक है जी, नंबर 1 पे हमने देखा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो वैल्यू आप लास्ट पे रखेंगे वो वैल्यू सबसे पहले जो है वो आपने इसमें से निकालनी होती है। ये डेटा स्ट्रक्चर जो है ये स्टैक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत दफ़ा ये यूज़ होता है जी। ठीक है, और जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर स्टैक जो है ये आम यूज़ किया जाता है। सबसे कॉमन यूज़ स्टैक का हमारे पास यही है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको पढ़ाया था, आई डोंट नो अब कौन से लेसन में, मेरा ख्याल है जब मैं प्रोग्रामिंग का लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो यहाँ पर ये मेरा ख्याल है कि नोट्स के अंदर ये डायग्राम मौजूद होगी। ये देखें, ये एक प्रोग्राम है जो कंपाइलर के अंदर जाके लोड होता है। ये प्रोग्राम का कोड होता है और उसके बाद ये उसका स्टैटिक डाटा होता है, यानी जितने भी डाटा वेरिएबल्स वगैरह आपने जो है वो डिक्लेयर किए होते हैं, उनकी जो जो वैल्यूज दी होती हैं वो सारी की सारी स्टैक में से जो है ना वो से दे रहे होते हैं। जो डायनामिक एलोकेशन होती है वो हीप मेमोरी में से होती है और जो स्टैटिक एलोकेशन होती है वो स्टैक मेमोरी में से होती है। ठीक है, ये सिर्फ इसकी एक एप्लीकेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब आप एक प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक प्रोग्राम को रन करते वक्त आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास 2 मेमोरी चंक्स होते हैं। एक को उसने स्टैक का नाम दिया होता है और एक को उसने हीप का नाम दिया होता है। तो जितनी मेमोरी किसी भी प्रोग्राम को रन करने से पहले एलोकेट की जाती है, जिसे हमने स्टैटिक डाटा या स्टैटिक एलोकेशन का नाम दिया था, वो स्टैक मेमोरी में से ही एलोकेट की जाती है। और जितनी बाद में डायनामिकली एलोकेशन होती है वो सारी की सारी हीप मेमोरी में से होती है। ये सिर्फ इसकी एक एप्लीकेशन है। जब हम बात करते हैं स्टैक की
के ऑपरेशंस की, तो इसके 4 ऑपरेशन है जी। एक का नाम पुश ऑपरेशन है जो कि ऐड करता है एक आइटम को स्टॉक के ऊपर। दूसरा इसका पुश ऑपरेशन है जो कि रिमूव करता है वैल्यू को स्टॉक में, स्टैक में से, ठीक है। और उसके बाद एक इसका पीक या बाजू का टॉप कहा जाता है, ये रिटर्न करता है टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। और इज एम्प्टी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि ट्रू रिटर्न करता है अगर स्टैक आपका फॉल्स होता है। पुश और पॉप 2 ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ग्राफिकली यहाँ पर देखना चाहें तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं और उसके बाद हम इमेज में जाते हैं, तो बाज़ औक़ात ग्राफिकली चीज़ों को देख के भी हमें आसानी से समझ आ जाती है। ये देखें कि आपके पास एक स्टैक था जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं था। जब एक स्टैक एम्प्टी होता है तो आपका जो टॉप होता है उसकी वैल्यू में -1 होता है, ठीक है। अब आपने इसमें एक एलिमेंट को पुश किया तो आप देखें कि टॉप जो है वो 0 पे आ गया, चूंकि पहला एलिमेंट जो होता है उसमें टॉप की वैल्यू जो है वो 0 होती है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा एलिमेंट पुश किया तो आप देखें वो पहले के ऊपर जाके पुश हुआ तो ऑटोमेटिकली आपकी टॉप की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। इसी तरह आपने तीसरा एलिमेंट पुश किया तो आपके पास जो है ना वो वैल्यू जो है वो स्टैक ऑफ 2 के अंदर जाके इनपुट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें जी जब आप पॉप करेंगे तो जो एलिमेंट टॉप के अंदर मौजूद होगा वही एलिमेंट आपका जो है वो पॉप होगा, दूसरा एलिमेंट इसके अंदर पॉप नहीं होगा। आप देख लें जी आपका टॉप एलिमेंट इस वक्त 3 था, आपने इसके ऊपर पॉप लगाया तो ये 3 जो है वो आउट हो गया और साथ ही पॉप की वैल्यू जो है उसके अंदर जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं इसके ऊपर। इस एम्प्टी का ऑपरेशन जो है वो ये बताता है जब हम ऐड पुश और पॉप करते हैं तो उस वक्त भी इस एम्प्टी का ऑपरेशन चलता है। देखें ये ऐड करेंगे, अगर आपका स्टैक फुल होगा तो ये कह देगा जी कि ये ओवरफ्लो की कंडीशन है, ठीक है। और अगर आपका स्टैक जो है और आप पॉप कर रहे हैं और अगर आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, तो तब ये कहेगा कि ये अंडरफ्लो की कंडीशन है। तो ये 5 से 6 बातें हैं आपके पास जो आपने स्टैक के बारे में याद करनी है जी। ठीक हो गया जी, पुश एंड पॉप हो गया। अंदर 2 बड़ी कॉमन एप्लीकेशंस हैं जी, इन फिक्स्ड एक्सप्रेशन और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इसके बारे में भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इन फिक्स वो होती है जिसके अंदर ए ऑफ बी यानी 2 ऑपरेंड्स के दरमियान में हमारे पास ऑपरेटर होता है, और जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होती है उसमें ऑपरेंड्स पहले होते हैं और ऑपरेटर जो है वो बाद में होता है। प्रोग्रामिंग में आपने यकीनन पढ़ा होगा कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ए प्लस बी के अंदर प्लस जो है ये ऑपरेटर है और ए और बी जो हैं ये इसके ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स जो हैं ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इनफिक्स और पोस्ट फिक्स की जो नोटेशन है, इस नोटेशन को भी आपने समझना है, चूंकि ये एप्लीकेशन है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर की, कि स्टैक के अंदर जो स्टैक जो है ये यूज किया जाता है आपकी जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनकी एवेल्युएशन के लिए, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स में किस तरह से यूज होती हैं और इन फिक्स में ये किस तरह से यूज होती हैं, इस नोटेशन को समझने के लिए इस चीज को मैंने हैंडआउट्स का जो है ना वो हिस्सा बनाया है, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 12-60 पहले 2 ऑपरेंड आएंगे और प्लस आया तो इसका मतलब है 12 और 60 जो है ये जमा होंगे, इसका कोई ना कोई आंसर बन जाएगा। फिर उसके बाद 23 आ जाएगा और उसके बाद माइनस है तो इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये माइनस होंगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी प्लस, तो इसका मतलब है कि ए बी प्लस हो जाएगा और उसके बाद जो भी आंसर आएगा आपके पास ए बी प्लस और उसके बाद सी और उसके बाद डी और उसके बाद माइनर और उसके बाद स्टैरिक की ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद है। तो अब आप देखें कि स्टैक के अंदर ये वाली इक्वेशन जो है वो इस तरह जो है ना वो इनपुट कर दी जाती है और उसके बाद यहाँ से वैल्यूज को जो है वो निकाला जाता है और उसके बाद उन वैल्यूज को आपस में जमा किया जाता है या माइनस किया जाता है। इस तरतीब को आपने समझना है। ए और बी प्लस होंगे, सी और डी माइनस होंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपस में मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन के मुताबिक जी। आप देखें ए है बी है उसके बाद प्लस का साइन है तो इसका मतलब है ये प्लस हो जाएंगे। इस नोटेशन को आपने पोस्ट फिक्स वाली को जहन में रखना है। उसके बाद आप देखें जी कि सी और डी के बाद माइनस आ रहा है तो सी और डी जो है ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि
2 ऑपरेंड्स का होना जरूरी है, और उसके बाद आपके पास ऑपरेटर आएगा तो वो ऑपरेटर अपने से जो पीछे 2 ऑपरेंड्स होंगे उनके ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे जैसे सी डी माइनस और उसके बाद प्लस स्टैरिक लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि पहले माइनस का ऑपरेटर होगा, बाद में जो है वो स्टैरिक का ऑपरेटर जो है वो अप्लाई होगा जी। ठीक है। ये इन फिक्स और पोस्ट फिक्स नोटेशन जो है और इसका जो इस्तेमाल है और इसकी जो कन्वर्जन है ये आपने समझ लेनी है। ये दोनों सूरतों में आ सकता है जी सवाल। इन फिक्स नोटेशन दे के आउट पोस्ट फिक्स नोटेशन के बारे में पूछा जा सकता है, पोस्ट फिक्स नोटेशन दे के इन फिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, पोस्ट फिक्स नोटेशन दे के और उसका सोल्यूशन जो है वो भी वैल्यू जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है जी। यानी ये अब लिखा हुआ और आपसे पूछा जाए कि इसकी आउटपुट क्या है, ये वाला क्वेश्चन लिखा हो और आपसे आउटपुट पूछी जाए, ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ हो और आपसे आउटपुट पूछी जाए ए बी सी और डी की वैल्यू देके, तो आपको इन फिक्स और पोस्ट फिक्स के जो वैल्यूज हैं इनको कैलकुलेट करना आना चाहिए जी। ठीक है जी। नाम का डेटा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया जी कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है जी। ठीक है जी। क्यू में लाइफो जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, सॉरी चूंकि स्टैक में लाइफो था तो क्यू के अंदर जो है वो फाइफो का स्ट्रक्चर जो है ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। डाटा को इस तरह से हम अरेंज करते हैं कि वो एक साइड से हम इनपुट कर रहे होते हैं तो दूसरी साइड से जो है वो हम इसको आउटपुट कर रहे होते हैं, उसी साइड से हम इनपुट और आउटपुट नहीं करते। तो इसके लिए हमें फ्रंट की वैल्यू को भी ट्रैक करना होता है, रियर को भी ट्रैक करना होता है। तो जो इनपुट होती है वो फ्रंट से हो रही होती है, रियर से हो रही होती है। ठीक है जी। और जो हमारे पास एन क्यू है इसका मतलब है ये ऑपरेशन जो है इसका मतलब है ऐड करना, डी क्यू का मतलब है कि वैल्यू को आपने रिमूव करना। उसी तरह अगर फुल होगा तो ये ओवरफ्लो की कंडीशन होगी, और जब आप रिमूव करने जा रहे हैं और वो एम्प्टी है, अगर क्यू आपकी एम्प्टी है तो अंडरफ्लो की कंडीशन जो है वो आपके सामने अकर हो जाएगी। ठीक है जी। जो ऑपरेशन आप ये बिल्कुल क्लियर है, जो स्टूडेंट पूछ रहा था जी इंसर्ट जो है ये कांस्टेंट टाइम के अंदर होता है। ठीक है जी। रिमूव जो है ये भी कांस्टेंट टाइम के अंदर होता है, और इसी तरह जो है वो इसके अंदर जो दूसरी ऑप्शंस हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं कि हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट से हम इसको रिमूव करेंगे और रियर से जो है वो हम इसे एंटर करेंगे। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं कि आपके पास ये आपका रियर है जहां से आप वैल्यूज को एंटर कर रहे हैं, और ये आपका फ्रंट है जहां से आप वैल्यूज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एरे का इस्तेमाल करते हैं, लिंक लिस्ट का करते हैं, वो एक अलहदा चीज है। ठीक है। उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आप एक क्यू बनाने जा रहे हैं तो क्यू बनाने के लिए आप एरे को इस्तेमाल करते हैं, क्यू बनाने के लिए आप लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं, क्यू बनाने के लिए आप लिंक लिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये एक अलहदा चीज है। ठीक है जी। इसको आपने इस चीज के साथ जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने रूल्स इस डेटा स्ट्रक्चर को आपने इम्प्लीमेंट वहां पे करना है, और किस तरीके से करना है ये एक अलहदा बात है। लेकिन जो चीजें इसके अंदर मौजूद हैं वो देख लें जी। फ्रंट होगा गेट द फ्रंट आइटम फ्रॉम द की, और रियर जो है गेट द लास्ट आइटम है हमारे पास। एन क्यू करता है कि इसको आप ऐड करेंगे, और डी क्यू जो है ये क्यू में से वैल्यू को रिमूव करेगा या वैल्यू को रिट्रीव करके लाएगा जी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास एप्लीकेशन। इसकी हमारे पास ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च बहुत ही मशहूर एल्गोरिदम है, BFS ग्राफ के ऊपर अप्लाई होता है। इसके अंदर क्यू को हम इस्तेमाल करते हैं। रिसोर्स शेयरिंग अमंग मल्टीपल कंज्यूमर्स ये भी इसकी एक मिसाल है। CPU शेड्यूलिंग के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रहा था। कांस्टेंट टाइम से मुराद होता है जीनत मलक कि अगर आपने 5 वैल्यू ऐड करनी है तो 5 सेकंड लगेंगे फॉर एग्जांपल। कांस्टेंट टाइम और लॉग टाइम और पोलिनोमियल टाइम ये हम डिस्कस करेंगे जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रीड करेंगे। ठीक है। सबसे एफिशिएंट एल्गोरिदम वो होता है जो कांस्टेंट टाइम के अंदर वैल्यू को हैंडल करता है, वो सबसे एफिशिएंट एल्गोरिदम होता है। फिर इसके बाद अगली ऑप्शन आती है कि वो पोलिनोमियल टाइम में करता है, x रेज टू द पावर में। इस बहस में जो है ना वो ना ही पढ़े तो बेहतर है, क्योंकि कांस्टेंट टाइम और एल्गोरिदम का टाइम इस सारी चीजों के ऊपर हमारी
डेटा स्ट्रक्चर के फौरन बाद एल्गोरिथम की क्लास जब स्टार्ट होगी तो उसका पहला लेसन है ही सारे का सारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इन टर्म्स के ऊपर है जी। ठीक है जी। बफरिंग जब हम कर रहे होते हैं, पाइप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फाइल इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी यही चीजें जो हैं वो हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती हैं। ठीक हो गया जी। क्यू के बारे में क्लियर क्या मैसेज दें जी। क्यू के साथ ही एक डी क्यू या डबल एंडेड क्यू की भी एक जनरलाइज्ड वर्जन जो है ना वो डाटा स्ट्रक्चर मौजूद है जी। ठीक है। ये जब मैं ये हैंडआउट्स बना रहा था तो उस वक्त मुझे जो है ना ये मिले, तो मैंने फिर इनको नेट से सर्च किया और वहां से कुछ चीजें मुझे मिली। ठीक है जी। कि एक तो क्यू है ना, और एक इसी तरह डी क्यू के नाम से भी डाटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, और इसका नाम है डबल एंडेड क्यू। ठीक है जी। डीई, और ये डबल एंडेड क्यू कहलाता है। जनरलाइज्ड वर्जन है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का, यानी है ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर ही है, लेकिन इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ एंड्स। ओके जी। ये थोड़ा सा क्लियर कर लें। यानी एक ऐसा क्यू के जिसके बोथ एंड्स पे आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। वैसे तो हमने ये पढ़ा है ना कि क्यू के एक एंड पे आप इंसर्ट करते हैं और दूसरे एंड पे आप डिलीट करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो डी क्यू है, डबल एंडेड क्यू जो होता है, उसके दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के लिए ये बिल्कुल नई बात हो, लेकिन आपने इसको भी यहाँ से देख लेना है। इसके अंदर इंसर्ट फ्रंट और इंसर्ट लास्ट दो फंक्शन हो गए, डिलीट फ्रंट हो गया, और इसी तरह डिलीट लास्ट का ऑपरेशन भी इसके अंदर मौजूद हो। फ्रंट और एंड दो हमने एंड पढ़े हैं ना एक क्यू के अंदर, ये देखो ना, हमने ये दो एंड पढ़े हैं ना कि एक क्यू जो होता है उसमें फ्रंट होता है और रियर होता है। जो एक्चुअल क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसका फर्क हमारे पास यही होता है कि हम फ्रंट से वैल्यूज को निकाल रहे होते हैं, रियर से वैल्यूज को हम डाल रहे होते हैं। ठीक है ना, ये वाले ना, यानी इंसर्शन जो है वो रियर पॉइंट से होती है, और जो हम वैल्यूज को निकालते हैं वो हमारे पास फ्रंट से हो रहा होता है। ठीक है। तो ये वाली डबल एंडेड क्यू हमारे पास एक ऐसा क्यू है जिसके बोथ एंड के ऊपर आप वैल्यू को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड वर्जन है ये हमारे पास क्यू ऑपरेशन का। इसी तरह गेट फ्रंट के जरिए आप फ्रंट से वैल्यू को गेट करते हैं, गेट रियर से आप रियर से वैल्यू को, यानी लास्ट आइटम को आप गेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप फ्रंट आइटम को आप गेट कर सकते हैं। इज एम्प्टी और इज फुल जो है ये तो स्टैक में भी था और क्यू में भी है, जो कि चेक करता है कि आपका जो डबल एंडेड क्यू है ये एम्प्टी है या ये फुल है। थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, ये चीज आपने इसके अंदर जहन में बिठा लेनी है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर थे जिनको हमने डिस्कस करना था। हमारे पास जो पहला पोर्शन था डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से।